नमस्कार, मैं पीएन पांडे। एक सवाल और कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दिलीप कुमार रोकड़िया जी से बात करेंगे और जानेंगे कि बाल कल्याण समिति क्या होती है, बाल कल्याण समिति के अंतर्गत किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले ऐसा कोई सा भी कार्य ना हो सरकारी काम कि जिसके अंदर कोई विवाद उत्पन्न ना हो, ऐसा कोई सा भी कार्य ना हो कि जिसके में विवादों के अंदर कोई भी सरकारी कार्य ना आए, या तो वो सुर्खियां बनती हैं या किसी न किसी कारणवश वो विवादों में आता है। ऐसा ही विवाद हुआ बाल कल्याण समिति के सदस्यों को लेकर के। एक सदस्य का चयन हुआ जो ये योग्यता रखती हैं या नहीं रखती हैं, वो देखने योग्य बात है। इनकी योग्यता जो थी वो निम्न प्रकार से थी। इनकी जो शैक्षणिक योग्यता थी उस शैक्षणिक योग्यता को आधार मान करके इनका चयन किया गया था। मनोविज्ञान के अंदर, समाजशास्त्र के अंदर तथा विधि एवं अपराध शास्त्र के अंदर इनको स्नातक की उपाधि इनके पास में होनी चाहिए थी तथा साथ ही इनको 60 वर्ष का सामाजिक कार्य का अनुभव होना चाहिए था, तब जाके इनकी नियुक्तियां हुई। अब विवाद इसलिए होता है कि कुछ लोगों ने राजनीतिक प्रभाव के कारण, अपने राजनीतिक दबदबे के कारण अपना चयन यहाँ पे करा लिया। एक महिला थी जिनका चयन इसके अंदर हुआ, वो अखबारों की सुर्खियाँ बनी, जिनका नाम है विनीता त्रिवेदी। विनीता त्रिवेदी का चयन एवं उन्होंने यहाँ की सदस्यता इसलिए नहीं ली क्योंकि वो विवादों में आ गई। विवाद ये था कि वह एक वेतनभोगी हैं और दूसरे कार्यालय में कार्यरत हैं। इस चक्कर में उनका यहाँ पे चयन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब उनको मालूम था कि भाई इस प्रकार की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, तो उनको स्वतः ही अपने आप को वहाँ से निकाल लेना चाहिए था, इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात ये कि यदि विनीता त्रिवेदी जब जानती थी, सब चीज़ें उनके पास में सारी योग्यता थी, तो वो अच्छे पद पे कार्यरत हैं और पूरे जिले का कार्यभार उनके हाथ में है। लेकिन क्या मालूम क्या है उनके कि मतलब उनको विवादों में रहने की आदत पड़ गई है या विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इन्होंने अपना जो चयन कराया, चयन कराने के चक्कर में किसी भी प्रकार से इन्होंने अपना चयन कराया हो, या इनकी योग्यता को देख के किया गया हो, या इनके राजनीतिक प्रभाव के कारण इनको किया गया हो। लेकिन जो यहाँ पे बाल कल्याण समिति के जो सदस्य बने गए हैं, इसमें 3 पुरुष एवं 2 महिलाएं हैं और 2 महिला होने के कारण से इसमें जो 1 महिला है ये विवादित हो गई है। अब ये 4 पोस्टें ही बच जाती हैं। जब 4 पोस्टें बच जाती हैं तो अब इनकी कार्यशैली के अंदर थोड़ा सा संशय होता है कि जो इनको कार्य करना चाहिए, बाल कल्याण समिति का जो कार्य होना चाहिए, जो 5 समितियों का जो समिति जो इनका गठन किया गया था, वो अभी अधर में लटकी हुई है क्योंकि उन्होंने अपनी सदस्यता ग्रहण नहीं की है, उन्होंने शपथ वगैरह नहीं ली है विनीता त्रिवेदी जी ने। लेकिन जब उन्होंने शपथ वगैरह नहीं ली है, सदस्यता ग्रहण नहीं की है, तो जो बाल कल्याण समिति के जो कार्य हैं वो भी कहीं ना कहीं बाधित हो रहे हैं। इसके चक्कर में दूसरी जो कार्य हैं बाल कल्याण समिति के, उनको कहीं ना कहीं रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम जानते हैं दिलीप रोकड़िया जी से कि बाल कल्याण समिति करती क्या है, किस प्रकार से ये सामाजिक कार्य के अंदर भाग देती है एवं समाज के लिए कितनी उपयोगी है बाल कल्याण समिति, एवं बाल कल्याण समिति के सदस्य किस प्रकार से जी सर, आपका शुभ नाम? मैं दिलीप रोकड़िया, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति बांसवाड़ा। जी सर, जो आपकी बाल कल्याण समिति है, इसका प्रोसेस क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? इसकी नियुक्ति का प्रोसेस राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें हमारे द्वारा आवेदन किया गया था और राज्य सरकार द्वारा इसको इंटरव्यू के माध्यम से हमारे को मनोनीत किया गया है। बाल कल्याण समिति का काम जो देख रेख और संरक्षण वाले जो बच्चे हैं उनके प्रति उनको देख रेख करने के लिए है। इसके लिए हम कमेटी में 5 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिसमें 2 महिला हैं और 3 पुरुष हैं, और हम वो सभी
जे एक्ट के अंतर्गत जो काम निर्धारित किए गए हैं उनकी पालना करने का काम हमारा है। और इसके लिए हमारे पास 3 गृह हैं। एक संप्रेषण गृह है, एक शिशु गृह है बच्चों को रखने के लिए, और ये काम 2007-8 से बांसवाड़ा जिले में बराबर चल रहा है। जी, जो इसके अंदर जो बच्चे आते हैं, आप जैसे करें कि उन बच्चों का बात करा है और ये है, तो वो जो बच्चे हैं तो उनको यहाँ लाने की क्या क्या प्रक्रिया है? वो किस माध्यम से, यदि वो किस माध्यम से यहाँ तक आएंगे, ठीक है? क्या उनको कोई व्यक्ति, यदि कोई बच्चा किसी को मिल जाता है सपोज, तो क्या उसको डायरेक्ट यहाँ भर्ती करा सकता है, वो ला सकता है? कि क्या उसके कोई प्रोसीजर है कि उसको पुलिस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पुलिस में जाना पड़ेगा, पुलिस के माध्यम से आपके पास आएगा, या चिकित्सा विभाग के माध्यम से जाए? किस विभाग के माध्यम से आपके पास में यहाँ तक आ पाएगा? देख रेख संरक्षण वाला कोई भी बच्चा इस बाल कल्याण समिति को संपर्क स्वयं भी कर सकता है, पुलिस के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से, चाइल्ड लाइन जैसे 1098 है उसके माध्यम से वो इस समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। नहीं सर, कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। पूर्व कुछ साल पहले मैंने ही एक बच्चे को यहाँ पे भर्ती कराया था, भर्ती कराने के लिए मैं आया था, तो उसके लिए मेरे को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी। और मतलब वो इस प्रकार ये हुई थी कि नहीं, आप इसको अपने पास ले जाइए, आप FIR कटाइए। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो बच्चों की जो मानसिकता है वो एक तो उनकी वो हो जाती है, और जो सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग बाग हैं वो इस फिर पचड़े में नहीं पड़ना चाहते कि यार मैं क्यों FIR कटाऊँ, मैं क्यों जाऊँ। तो उस प्रक्रिया को कोई सरल बनाने का कोई तरीका हो कि जिससे कि मतलब क्या है कि आसानी से मतलब वो बच्चा आपकी संरक्षण में आ जाए और मतलब उसका देख रेख को आप कर सकें। आपका कहना सही है, किसी की जानकारी के अभाव में बच्चे की परेशानियां हो जाती है, परंतु उसके पश्चात ही ये जो एक्ट बनाने वाले हैं उनको यह महसूस हुआ था, जो आप कह रहे हैं उसके बाद ही महसूस हुआ कि इसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। और उसी प्रक्रिया के दौरान सरल बनाने के लिए ये बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। कोई भी व्यक्ति बिना हिचक इसके समक्ष प्रस्तुत, किसी भी बच्चे को प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत करने के बाद की सारी जिम्मेदारी बाल कल्याण समिति की है। उस व्यक्ति पे कोई, जो व्यक्ति प्रस्तुत कर रहा है उसके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं है। हाँ, अगर वो सही है तो एक लेटर अपनी तरफ से लिख के दे दे कि भाई मेरे को ये बच्चा इस हालत में ऐसे ऐसे इस जगह मिला है, तो समिति के लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। यहाँ पे बच्चों के मिलने के लिए तथा बच्चों को यदि कोई बच्चा मिलता है तो उसको यहाँ पे आपकी संस्था में देने के लिए उसका टाइम पीरियड क्या निर्धारित किया गया है? किसी भी संस्था है या कोई भी है, उसको 24 घंटे के अंदर समिति के समक्ष प्रस्तुत करना है। अगर हम समिति में नहीं हैं, समिति में बैठक नहीं चल रही है, तो वो उसके आवास पे भी अगर उसको मिलता है तो वो आवास पे प्रस्तुत कर सकता है। हमारे समिति का कोई भी एक सदस्य उस पर अगर ये लिख के दे देता है कि इसको होम में, या देख रेख होम है हमारे, उनमें उसको तुरंत प्रवेश मिल जाएगा। उसकी सारी व्यवस्थाएं, खाने पीने, उठने बैठने, रहने की सारी व्यवस्थाएं तुरंत दी जाएगी। जो आपकी बाल कल्याण समिति है उसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? मुख्य उद्देश्य कोई भी बच्चा किसी भी समय पीड़ित न रहे। ये जैसे ही किसी भी सामान्य व्यक्ति को ये पता चलता है कि बच्चे को देखने की आवश्यकता है, उसके लिए बाल कल्याण समिति हमेशा सक्रिय है और हमेशा रहेगी। जी, मेरा मानना है कि आपके एक आदेश निकला हुआ, उस आदेश के अंदर आप लोगों ने अखबार में छपा हुआ था, उसमें लिखा गया है कि महीने में 20 मीटिंग करना अनिवार्य है। हाँ, ठीक है। अब ये जल्दी जब 20 मीटिंग होगी आपकी, तो जब आपकी 20 मीटिंग होगी तो उसमें नॉर्मली, जहाँ तक मेरा मानना है कि नॉर्मली किसी एक मुद्दे को लेकर तो आप मीटिंग करेंगे नहीं, कम से कम 3 से 4 मुद्दे या 5 मुद्दे आप लेके करेंगे। यदि आप 5 मुद्दे लेके करते हैं तो अनुमानी 1 महीने के अंदर आपके पास में 100 मुद्दे हो जाते हैं। यदि 20 मीटिंग के हिसाब से आप 1 मीटिंग में 5 मुद्दे को निपटाते हैं तो नॉर्मली आपके 100 मुद्दे हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि बाल कल्याण समिति के अंदर कोई ऐसा 100 मुद्दा नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, यदि उस मुद्दे को आपने किया है, उस मुद्दे को आपने निपटाया है, तो आपने आज यदि 5 मुद्दे लिए हैं तो कल को आपको अपने जो भी आपके सहयोगी कर्मचारी हैं उनसे आप पूछोगे कि भैया आपने ये 5 मुद्दे लिए थे, इसमें बच्चों के खाने की व्यवस्था थी, इसमें सोने की व्यवस्था थी, इसमें ये व्यवस्था थी, कितना हुआ।
तो उसमें होता यह है कि जैसे आपने 5 मुद्दे लिए, 5 मुद्दों में से क्या होता है कि आपके 2 मुद्दे 3 मुद्दे की जो सेकंड मीटिंग जो आप करेंगे उससे पहले वो आपका मुद्दे निपट जाते हैं, बचे आपके 3 मुद्दे। ठीक है, तो नॉर्मली जहाँ तक मेरा मानना है कि ये 5 महीने के अंदर आपके पूरे 100 मुद्दे हैं जो 5 महीने के अंदर निपट जाना चाहिए। तो फिर सरकार के ऊपर इतना जो ये व्यय हो रही है, एक मीटिंग के 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, तो ये 1500 रुपये दे रहे हैं, तो ये सरकार की क्या पैसे की बर्बादी नहीं है? जहाँ तक आप 20 मीटिंग की बात कर रहे हैं कि 20 मीटिंग का पैसा अधिकतम दिया जाएगा, 20 मीटिंग ही की जाए ऐसा नहीं है, 20 मीटिंग तक की जा सकती है, उसका पैसा दिया जाएगा। बाकी 300 दिन मीटिंग जब भी आपको आवश्यकता पड़े मीटिंग की जा सकती है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, ये एक सतत प्रक्रिया है, इसमें पेंडेंसी भी रहेगी, नए केस भी आएंगे, पुराने केस भी निपटेंगे, बच्चों की जो देख रेख की आवश्यकता है उनको उसका फॉलोअप भी किया जाएगा। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, इसमें काम आप जितना भी करेंगे उतना काम है। ऐसी बात नहीं है कि आप कह रहे हैं कि सरकार अव्यय कर रही है। सरकार का एक एक्ट के तहत इसमें प्रावधान रखा गया है और इस प्रावधान को एक्ट के तहत मान्य है। आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। आप कह रहे हैं कि भाई इसका फॉलो भी लिया जाए, ये है मेरा भी कहना का यही है कि इसका फॉलो लिया जाएगा, लेकिन बाल कल्याण समिति या कोई सी भी समिति आप उसको लेते हैं तो उसके अंदर क्या है कि एक निश्चित अवधि के बाद में आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, एक निश्चित अवधि के बाद में आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे आप मानते हैं कि भाई ये पानी की समस्या, बिजली की समस्या, आपने एक मीटिंग में लिया, दूसरी मीटिंग में आपकी वो समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं इस संदर्भ में आपको कह रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर बच्चे की समस्या तो खत्म हो जाएगी, 2 मीटिंग के बाद, 3 मीटिंग के बाद पर्टिकुलर बच्चे की तो समस्या खत्म हो जाएगी, परंतु जो समाज में जो दूसरे बच्चे हैं उनकी समस्या निरंतर आती रहेगी। उनके लिए समिति को कार्य किया जाना आवश्यक है। अपन पर्टिकुलर जो आपकी जो समिति होगी, जो आपकी जो मीटिंग होगी, वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए तो आपकी मीटिंग होगी नहीं। ठीक है, आपकी मीटिंग होगी पूरे विभाग को लेकर होगी, आपकी मीटिंग नहीं, इसमें कुछ नहीं। एक व्यक्ति के लिए भी, एक बच्चे के लिए भी मीटिंग करनी है तो करनी पड़ेगी। उसको 1 मिनट के लिए भी अगर तकलीफ है तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए हमको तुरंत 1 मिनट गंवाए भी हमें मीटिंग करनी है तो करनी पड़ेगी। उसको राहत जरूर देनी है। बच्चा तकलीफ नहीं रहे, भले ही कमेटी के मेंबर तकलीफ में आ जाएं, रात के 12 बजे इकट्ठा होना पड़े और मीटिंग करनी पड़े तो कमेटी के सदस्य को पाबंद है कि वो रात के 12 बजे भी करेंगे। पर बच्चे को अगर रात के 12 बजे तकलीफ हो रही है और कमेटी के मेंबर इकट्ठे नहीं हो रहे हैं या उनकी तकलीफ दूर नहीं कर रहे हैं तो ये कमेटी की जिम्मेदारी रहेगी। बहुत अच्छी जिम्मेदारी है कमेटी की कि कमेटी रात को 12 बजे भी सेवा कार्य के लिए तत्पर है। ऐसा माना जा रहा है कि जो आपके समितियों का जो सदस्यों का जो चयन हुआ है वो किस आधार पर हुआ, उनकी योग्यता को लेकर के हुआ है कि कोई इसमें राजनीति दखल है? हमसे क्वालिफिकेशन के आधार पर, पोस्ट ग्रेजुएशन और उम्र के आधार पर और अपनी आपकी जो सेवाएं हैं उनके आधार पर आवेदन मांगे गए थे। हमने अपने आवेदन के साथ अपने डॉक्यूमेंट पेश किए गए। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और एक कमेटी जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत है उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया गया है और हमें इस योग्य माना है कि हम अपना कार्य, अपनी सेवाएं बाल कल्याण समिति को देवें। इसके लिए हमको यहाँ नियुक्त किया गया, मनोनीत किया गया है। जैसा कि माना गया कि किसी भी समिति, किसी का भी सदस्य सरकारी व्यक्ति या वेतनभोगी व्यक्ति नहीं बन सकता है। उसके अंतर्गत ही एक यहाँ पे एक नियुक्ति हुई थी जो विवादों का केंद्र बन गई थी, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे ये बात सही है कि एक व्यक्ति 2 जगह अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता। तो उस सिलसिले में यहाँ एक नियुक्ति हुई है। उस नियुक्ति को उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए विवादित कहना सही नहीं है। अगर ज्वाइन करें तब विवादित है। जो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, उनकी इच्छा है कि वो राज्य सरकार से या उनके डिपार्टमेंट से वो पूछें, उनकी संतुष्टि होने के बाद वो अपने आप ज्वाइन करेंगे। उनकी संतुष्टि पर मान्य नहीं रखती, मान्य ये रखता है कि जो आपके नियम में लिखा गया है उस नियम के अंदर स्पष्ट लिखा गया है कि वेतनभोगी व्यक्ति हाँ दूसरी जगह नहीं रहेगा। ये बात सही है। पर आपने क्या विभाग को लिख के दिया कि साहब ये वेतनभोगी है या नहीं है? हमने अपने विभाग को ये लिखा, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया।
डॉक्टर विनीता जी ने ज्वाइन हाँ, किया। डॉक्टर विनीता ने ज्वाइन नहीं किया है। ये हमने अपने ये ज्वाइनिंग करने का टाइमिंग पीरियड क्या है? ये 40 दिन है, जैसी मेरी जानकारी है वो 40 दिन की है कि 40 दिन में वो जो पर वो एक्ट में 3 महीने भी लिखा हुआ है, पर 3 महीने वो उपस्थित ना हो ज्वाइन करने में और उपस्थित रहने में, दो अलग अलग है। ज्वाइन करने के बाद वो उपस्थित ना हो तो 3 महीने का टाइम है। तो जो भी है नियम में जो भी आएगा वो डायरेक्टरेट को और यदि वो उनको ज्वाइनिंग मान्य। नहीं करती, हाँ यदि वो खुदा ना खास्ता ज्वाइनिंग नहीं करती है, हाँ, तो क्या उनके एवज में जो अपने पास में जो रिक्त पद बचा हुआ है तो उसके लिए वापस प्रक्रिया चालू की जाएगी? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, ये निदेशालय स्तर का जवाब है, इसका जवाब मैं दे नहीं सकता।